आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत के सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। स्वीकार करें शालिनी मित्तल का नमस्कार। श्रोताओं, वेक्टर जनित रोग मच्छरों और अन्य वेक्टरों द्वारा प्रसारित संचारी रोगों का एक समूह है। भारत के स्थानीय और केंद्रीय क्षेत्रों में लोग इन बीमारियों से काफी पीड़ित हैं, जो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, काला आजार और लिम्फेटिक फाइलेरियासिस की बीमारी और मृत्यु दर के रूप में परिलक्षित होता है। फाइलेरिया के उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सरकार सतत रूप से प्रयासरत है। आइए जानते हैं इस विषय पर। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर भूपेंद्र त्रिपाठी है। मैं गेट्स फाउंडेशन इंडिया ऑफिस में नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस पे काम करता हूँ। साथियों, WHO ने नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस एक ऐसा टर्म दिया है जिसके अंतर्गत 21 बीमारियां हैं और जिसमें से लगभग 12 बीमारियां भारत में भी हैं। इन बीमारियों में मुख्य चीज ये है कि कई बीमारियां ऐसी हैं जिनको हम इरेडिकेट या एलिमिनेट कर सकते हैं और कुछ ऐसी हैं जिनको हम केवल कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भारत में इन बीमारियों का बर्डन काफी ज्यादा है। उदाहरण के तौर पे अगर हम लें तो एक बीमारी है जिसका नाम है लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, जिसको हम लोग आम भाषा में फाइलेरिया कहते हैं। ये बीमारी जिसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, इसके लिए भारत सरकार और समाज के बहुत सारे वर्ग लगे हुए हैं। ये बीमारी हमारे देश में 20 राज्यों में है, लगभग 339 जिलों में, जहाँ पे इस बीमारी का प्रकोप है। इस बीमारी में जो मुख्य लक्षण आते हैं उसमें मुख्य तौर पे हाथों या पैरों में या स्तनों में सूजन आ जाती है, जिसको हम लोग लिम्फेडेमा कहते हैं, और अगर पैरों में है तो हम हाथी पांव कहते हैं। साथ में पुरुषों में जननांग में वहां पानी भर जाता है, जिसको हम लोग हाइड्रोसील कहते हैं। और कभी कभी कुछ लोगों में जब किडनी के लिम्फेटिक्स में इफेक्ट होता है तो पेशाब में व्हाइट द्रव्य आता है, जिसको हम काइल यूरिया कहते हैं और लोकल भाषा में कई लोग धात कहते हैं। साथियों, ये बीमारी ऐसी है जिसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं और हमारे देश में आज की तारीख में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन चलाया जा रहा है। जैसे पोलियो वैक्सीनेशन कैंपेन हुआ करता था पहले, वैसे ही ये भी एक कैंपेन है जिसमें उन क्षेत्रों में जहाँ पे ये बीमारी ज्यादा है वहाँ पे साल में एक बार एक अभियान चलाया जाता है, जहाँ पे आशा बहन या वॉलंटियर्स घर घर जाके इन दवाओं को देते हैं, जो दवाएं इस बीमारी को जड़ से खत्म कर सकती हैं। ये दवाएं 2 प्रकार की होती हैं, या तो ट्रिपल ड्रग या तो डबल ड्रग। साथियों, फाइलेरिया एक ऐसी बीमारी है जिसको मच्छरों के द्वारा फैलता है, और जैसे कि आप जानते हैं कि मच्छर हमारे यहाँ लगभग हर जगह बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, और ये बताना बड़ा मुश्किल होता है कि किस इंसान के अंदर ये बीमारी आज की तारीख में है और नहीं है, क्योंकि जो लक्षण आते हैं ये लक्षण काफी देर से आते हैं। जैसे कि ये एडल्ट वर्म, जिसको हम फाइलेरिया का एडल्ट वर्म कहते हैं, ये हमारे शरीर में रहता है और ये बेबी वर्म्स पैदा करता है, बच्चे, जिनको माइक्रोफाइलेरिया कहते हैं। जब मच्छर किसी इंसान को काटता है तो ये माइक्रोफाइलेरिया उसके अंदर चले जाते हैं, और उसके बाद वहां से जब जाते हैं लार्वा, और जब किसी और को मच्छर काटता है तो वो उसको ट्रांसफर कर देता है बीमारी के रूप में। ये जो एडल्ट वर्म होते हैं इनकी आमतौर पे जिंदगी 5 से 8 साल होती है, लेकिन कभी कभी ये 15 से 20 साल भी जीवित रह सकते हैं। जब तक ये एडल्ट वर्म जीवित रहते हैं तब तक आमतौर पे कोई लक्षण दिखाई नहीं पड़ता, सिवाय इसके कि कुछ सूखी खांसी आती है, क्योंकि माइक्रोफाइलेरिया लंग्स के एरिया में रहते हैं। लेकिन जब ये एडल्ट वर्म्स मरने लगते हैं तो वहां पे लोकल रिएक्शन होता है और उसके बाद वो लिम्फेटिक चैनल डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से वहां का जो द्रव्य होता है वो बाहर निकलता है और वहां पे सूजन पैदा करता है। इसी वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि इन्फेक्शन हुआ होता है। मान लीजिए एक बच्चा है 5-7 साल का, उसको इन्फेक्शन अगर हुआ मच्छर के द्वारा, उसके अंदर कोई भी लक्षण दिखाई नहीं पड़ेंगे, और जब वो बच्चा 15 साल 20 साल का होगा तब सूजन आना शुरू हो जाएगी। दुर्भाग्य से इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। हाइड्रोसील को तो ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन अगर लिम्फेडेमा हो गया, हाथी पांव हो गया, तो कोई भी इलाज हमारे मॉडर्न साइंस में नहीं है कि हम उस पैर को एकदम नॉर्मल कर सके। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बीमारी को हम लोग जड़ से खत्म कर सकते हैं। जैसे हमने पोलियो को जड़ से खत्म किया वैक्सीनेशन के द्वारा, अगर हम लोग दवाएं समय पे ले लें उस क्षेत्र में जहाँ पे अभियान चल रहा है सभी लोग, तो ये बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। बच्चों का इम्यून सिस्टम कमजोर होने की वजह से वे आसानी से बीमारी का शिकार हो जाते हैं। इस परेशानी से बचने का एकमात्र तरीका है उनकी इम्यूनिटी को मजबूत करना। आइए जानते हैं कैसे मजबूत कर सकते हैं बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता। आहार और पोषण विशेषज्ञ मंजरी पुरवार से भेंट करता है
डॉक्टर प्रियंका कटारिया। मंजरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। मंजरी जी, आज बात हो रही है इम्यूनिटी इन चिल्ड्रन, और सबसे पहले यही बात जानना चाहते हैं हमारे श्रोता की इम्यूनिटी क्या होती है और किस चीज को हम इम्यूनिटी कहते हैं। बच्चों में इम्यूनिटी एक ऐसी चीज है जिसकी हमको आज बहुत जरूरत है। इम्यूनिटी जब कोरोना हुआ था तब से लोगों में अवेयरनेस काफी पैदा हो गई है, पर है क्या और कैसे हमको करना है, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हमको देखना चाहिए कि हमारे बच्चों में क्या लक्षण हैं, वो किस तरीके से अपनी लाइफ को लीड कर रहे हैं, इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। बच्चे क्या वो टाइम पे सो रहे हैं, क्या उनका पेट सुबह साफ हो रहा है, क्या उनकी स्किन पे कोई रैशेस तो नहीं आ रहे हैं, क्या उनका पढ़ने में मन लग रहा है, और क्या वो बहुत थकान तो नहीं महसूस कर रहे हैं। ये कुछ चीजें हैं जो हमको बताएंगी कि हमारे बच्चे की इम्यूनिटी कैसी है। तो फिजिकल एक्टिविटी या प्रॉपर स्लीप या फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट इसमें सहायक होते हैं इम्यूनिटी को कम या ज्यादा करने में? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर हमारी डाइट अच्छी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं वो हमको इफेक्ट करेगी। और उल्टा भी होता है कि अगर हम जो है स्ट्रेस्ड हैं तो हमारी डाइट अच्छी नहीं होगी, क्योंकि बच्चे अगर परेशान हैं किसी भी कारण से, क्योंकि आजकल बहुत कारण होते हैं, किसी भी कारण से बच्चा अगर परेशान है तो खाना ढंग से नहीं खाएगा। अगर खाना ढंग से नहीं खाएगा तो उसको पोषण की समस्या होगी। अगर पोषण की समस्या होगी तो उसका पढ़ने में मन कम लगेगा, पढ़ने में मन कम लगेगा ना, वो खेलने में भी उसको परेशानी होगी, क्योंकि उसको पोषण की आवश्यकता है। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं बच्चे में पता लगाने के लिए। कौन कौन से ऐसा आहार है जो उसको कमजोर भी कर सकता है? बिल्कुल, सबको पता है कि हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए, हमको साइट्रस फ्रूट्स खाने चाहिए, जैसे कि हम संतरा है, मौसमी है, नींबू है, अमरूद है, ये सारे फल खाने चाहिए। ये पता तो देखिए सब कुछ है, मगर क्या पता है कि किस टाइम खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, हम तरीकों पे नहीं विश्वास करते हैं। हम केवल ये सोचते हैं कि अगर हमने अपने बच्चे को आज एक अमरूद दे दिया या हमने एक गिलास जूस दे दिया मौसमी का तो हमारा बच्चा एकदम ठीक होगा। नहीं, बहुत सारी चीजें हैं कि हमको सुबह देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, दोपहर में देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम बात करते हैं न्यू बॉर्न बेबी की, स्कूल गोइंग बच्चों की या फिर टीनेजर्स की, तो उनके खान पान का, उनकी इम्यूनिटी का और उनकी हाइजीन का कैसे ख्याल रखें? देखिए, जहां तक न्यू बॉर्न बेबी की बात है वहां पे केवल एक ही शब्द कहेंगे, माँ ही उसका ख्याल रख सकती है। वैसे तो माँ ही सबका ख्याल रखती है, पर वहां पे केवल माँ रख सकती है। क्यों? क्योंकि माँ का जो दूध होता है उसमें इतने पोषण होता है कि वो बच्चे को सारी चीजों से बचा सकता है। तो उसमें कोलेस्ट्रॉल करके जो होता है प्रोटीन, उसकी वजह से वो बहुत प्रतिरोधक क्षमता उन बच्चों की बढ़ जाती है। दूसरी चीज, जो छोटा बच्चा है उसको कम से कम इतना पानी तो देना चाहिए, क्योंकि उनमें दो ही चीज होती हैं, उनमें कार्ब्स ज्यादा होते हैं 80% और पानी जिसकी ज्यादा मात्रा में होते हैं। जो कार्ब्स उसको अपने ऑलरेडी उसको मिल्क से मिल जाते हैं, और पानी वो जो है, अगर पानी प्रॉपर नहीं हो रहा है, ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रहे हैं, तो 100 ml पर kg बॉडी वेट के हिसाब से देना चाहिए। मान लो 3 किलो का बच्चा है तो 300 ml देना चाहिए जी। और स्कूल गोइंग बच्चों के, अगर स्कूल गोइंग बच्चा है, देखिए स्कूल गोइंग बच्चा है, हमको ध्यान रखना चाहिए कि वो एक्टिव है कि नहीं है। देखिए, एक मशीन है, मैं आपको बताना चाहूंगी। आप एक मशीन को, आप मान लीजिए आपके पास सिलाई मशीन है जिसको आप नहीं यूज करते हैं, 2 महीने बाद जब आप यूज करेंगे तो वो खड़ खड़ करके आवाज करेगी। क्यों? क्योंकि उसको हमने चलाया नहीं है, उसमें ऑयलिंग सही नहीं हुई है। इसी तरह हमारा शरीर है, बच्चे का शरीर है। क्योंकि आजकल के जमाने में बच्चे ज्यादातर घर में रहते हैं तो वो फिजिकली एक्टिव नहीं होते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए कि उनको फिजिकली एक्टिव रखना चाहिए। मेंटल स्टिमुलेशन और फिजिकल स्टिमुलेशन दोनों की बहुत जरूरत है। तो फिजिकल स्टिमुलेशन कैसे करेंगे? घर में ही उनके बॉल से वो खेल सकते हैं। अगर बाहर जाने की जगह है तो आप उनको लेके जाइए, पार्क में वो खेलेंगे। जैसे ही वो खेलेंगे वो थकेंगे, फिर आप उनको खाने को देंगी, वो खाना उनको डाइजेस्ट होगा और उनका मेटाबॉलिज्म, जो डाइजेशन प्रोसेस है, वो बहुत अच्छा होगा। तो मंजरी जी, जैसे अभी आपने बात की फिजिकल एक्टिविटी की, तो क्या जो इम्यूनिटी है वो सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करती है या मेंटल हेल्थ भी उससे जुड़ी हुई है? इम्यूनिटी सारी एस्पेक्ट्स देखती है। इम्यूनिटी देखती है कि आपके WBC ठीक है कि नहीं है, जो हमको डाइट से मिलेंगे। फिजिकल एक्टिविटी से हमारा मेटाबॉलिज्म प्रॉपर होता है, और अगर हम मेंटल स्टिमुलेशन उसको प्रॉपर मिल रहा है तो कहीं ना कहीं बच्चा अगर स्ट्रेस फ्री है तो खाना ढंग से खाएगा। देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमें 4-5 ये लक्षण हैं, इनको
का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर बच्चा कह रहा है मैं बहुत मुझे कमजोरी लग रही है, मुझे आलस आ रहा है, वो लेजी फील कर रहा है, तो इसका मतलब बच्चे में कहीं ना कहीं एनर्जी की कमी है, तो उसको एनर्जी की जरूरत है। उसमें हीमोग्लोबिन का भी बहुत रोल होता है, आयरन डेफिशिएंसी बहुत होती है बच्चों में। कई बार क्या होता है कि बच्चा कहता है मैं कंसंट्रेशन हमारा प्रॉपर नहीं है, इसमें हमारे फॉलिक एसिड हैं, बहुत सारे हमारे विटामिन्स हैं जिनकी जरूरत होती है, जो बच्चों को हमको टाइम टाइम पे नट्स है, डिफरेंट टाइप के हमको फ्रूट्स हैं, जो डिफरेंट टाइप के ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, जैसे पालक और मेथी है, ब्रोकली है, ये सब खिलाना चाहिए, जो उनको उसके थ्रू उनको पोषण की मात्रा उनको सही अमाउंट में मिलती है और समय समय पर मिलती है। अभी आपने जैसे बात करी कि इम्यूनिटी के लिए बच्चे को देखना ज़्यादा ज़रूरी है, तो क्या पेरेंट्स के जो जेनेटिक इफेक्ट होते हैं वो भी इम्यूनिटी को इफेक्ट करते हैं? बिल्कुल सही बात है। देखिए एक छोटी सी बात है, सपोज हमारे कुछ जैसे डायबिटीज है, एजमा है, ये सारी जो डिजीजेज है ये हम कई बार हेरिडिटरी होती हैं, ठीक है। तो सपोज कोई छोटा बच्चा है, उसको स्नोफीलिया हो गया, वो ब्रोंकाइल एजमा में कन्वर्ट हो जाता है बाद में अगर हम उसको ट्रीट ढंग से नहीं करते हैं, या एलर्जी होती है वो भी जेनेटिकली इनहेरिटेड होती है। तो अगर हमको पता है कि मेरे बच्चे में ये सिम्टम्स दिख रहे हैं बचपन में, तो हमको ऐसी चीजें करनी चाहिए कि उनको दही की जो है फ्रिज में रखा हुआ खिलाएं, उनको जब फ्रूट्स है वो दोपहर में खिलाएं। तो हमको ऑलरेडी पता है कि ये चीजें हो सकती हैं, प्रिकॉशन पहले लें। आप प्रिकॉशन लेंगे तो आपको पता होगा कि हमको किस तरीके से अपने बच्चे को देखना है। हर बच्चा एक यूनिक है, उसका डीएनए अलग है जी। अगर हम रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करते हैं, इम्यूनिटी जैसे कि आपने बताया कि शुरू से ही बच्चे में इनबिल्ट हो जाती है, तो जो ये सीजनल चेंजेस होते हैं ये क्या चीज है? आखिरकार हम बार बार ये क्यों बोलते हैं सीजन चेंज हो गया है, बुखार हो गया है, खांसी हो गया, जुकाम हो गया, फिर वो क्या चीज है? देखिए आपने अपने क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया। जैसे ही सीजन चेंज होते हैं हमारे डिफरेंट टाइप के वायरस, बैक्टीरिया और जो डिफरेंट डिजीजेस हैं वो एकदम एक्टिव हो जाती हैं। सपोज हम गर्मी से सर्दी में आए तो हमारे क्या होता है कि कुछ बच्चों को ज्यादा जल्दी से कोल्ड हो जाता है, पर इम्यूनिटी तभी तो मैं बात कर रही हूँ। इम्यूनिटी अगर आपकी अच्छी होगी तो आप उससे लड़ लोगे, आप में स्ट्रेंथ है। सपोज देखिए एक बच्चा अगर मान लो अच्छा बिल्कुल उसमें स्ट्रेंथ है, तो जब वो स्कूल जाता है वो कॉन्फिडेंट फील करता है। कोई बच्चा अगर बाई चांस उसको बुली भी कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसको पता है कि ये वापस से मारेगा। उसी तरह बॉडी है, बॉडी में अगर हमारे एंटीबॉडीज होंगे, अगर एंटीऑक्सीडेंट्स होंगे, तो हमको कोई भी अटैक होगा वायरस या बैक्टीरिया का, उसको लड़ने की क्षमता अच्छी होगी। इसलिए इम्यूनिटी जरूरी है। तो कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिनसे बच्चों की इम्यूनिटी को नेचुरली बूस्ट किया जा सकता है क्या? होम रेमेडीज में या स्पेसिफिक कोई ऐसी डाइट है जिससे इम्यूनिटी बूस्ट की जा सकती है घर पर ही? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि बच्चों में आजकल हम लोग ये कहते हैं जंक फूड मत दो, जंक फूड मत दो। अरे बच्चा है वो खाएगा ना, उसको भी अच्छा लगेगा खाना, पर कैसे आपको देना ये बहुत जरूरी है। जैसे कि उसको बर्गर पसंद है, ठीक है, आप अच्छी होल व्हीट वाले बन्स लेकर आइए, उसमें आप जो है आलू की पैटी के बजाय आलू के साथ आप चने मिला दीजिए, उसकी आप पैटीज बनाइए, वो बहुत टेस्टी होते हैं। उसमें आप जिंजर, गार्लिक और आप पुदीना, धनिया ये डालेंगे, ये सारी हर्ब्स हैं जो आपको इम्यूनिटी बढ़ाने में आपका सहयोग करेंगी। तो हमको पता होना चाहिए कि हमको कैसे खिलाना है। आप पोहा बच्चा नहीं खाएगा क्योंकि उसको सूखा लगता है, तो पोहे के कटलेट बना दीजिए, वो फटाफट खा लेगा। उसको हरी चटनी दीजिए, उसको थोड़ी बहुत सॉस भी दे सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे का टेस्ट कैसा है, और उसी तरीके से आपको बच्चे का ध्यान रखना चाहिए। एक जरूर पहले बताऊंगी कि इम्यूनिटी, फिर से बोलूंगी, एक प्रोसेस है। तो आप रोज आपको कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप्स लेने होंगे जिससे उसकी प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे और बढ़ती रहे। क्या सप्लीमेंट्री को भी एड ऑन किया जा सकता है अपनी इम्यूनिटी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए? एक चीज और है, जैसे सप्लीमेंट्स, अगर हम बात करें सप्लीमेंट्स, मान लो हमको एक पिल है, अगर पिल में हमारे पास कॉन्सेंट्रेट होता है, हमने वो कॉन्सेंट्रेट दे दिया, पर वो तो केमिकल है ना, उस केमिकल को निकालने के लिए बॉडी को बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, तो वो टॉक्सिन्स जनरेट करता है, हमारी किडनी को ज्यादा काम करना पड़ता है। तो हम ऐसे काम क्यों करें? क्यों ना हम डाइट से दें जो नेचुरल है, जिसमें उसके बाय प्रोडक्ट्स इतने हार्मफुल नहीं है हमारी बॉडी के लिए। तो जो भी चीज, मान लीजिए आपको साइट्रस फ्रूट्स खाने हैं, मान लीजिए हम कहते हैं ना एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, तो उसमें इतना फाइबर है, इतना न्यूट्रिशन है, उसको आप डेली आप अगर दे देंगे, नींबू हल्का सा डाल के, हल्का सा सॉल्ट डालकर, तो वो उसके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा रादर देन आप उसको कोई एक पिल दे रहे हैं। मंजरी जी, इम्यूनिटी को कमजोर कर सकते हैं कुछ फैक्टर जो आपने बताया, जिसमें पॉल्यूशन इंक्लूड है, अनहेल्थी फूड, अनहेल्थी लाइफस्टाइल, या फिर कुछ मेडिकल कंडीशंस इस पर प्रभाव डालते हैं। तो इनसे बचाव के लिए क्या वैक्सीनेशन है वो कैसा रोल अदा करती है?
बिल्कुल आपने सही बोला। इसमें मैं 3-4 चीजें कहूंगी। पहले तो एक हेल्दी डाइट बहुत जरूरी है जी। उसका फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है, उसका वैक्सीनेशन जरूरी है, क्योंकि वैक्सीनेशन हमको बचाता है। जो वायरस या बैक्टीरिया जरा सा भी वो मौका लगते हैं तो हम पे अटैक करते हैं, उससे बचाता है वैक्सीनेशन। तीसरी चीज, हाइजीन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्लूइड इंटेक। फ्लूइड इंटेक इन सबको हेल्प कर देगा। कैसे? अगर आप पानी नहीं पिएंगे, डिहाइड्रेशन से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जब आप पानी, क्योंकि हमारी बॉडी का 80% जो बना हुआ है वो वाटर से बना हुआ है, जब आप पानी लेंगे तो उससे जो हमारे टॉक्सिन्स हैं इजिली बॉडी से बाहर चले जाएंगे। तो इसलिए पानी का बहुत बड़ा रोल है। इन सब चीजों का हमको ध्यान रखना चाहिए, फिर हमारी इम्यूनिटी बिल्डअप होगी। जी मंजरी जी, जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में कुछ आम गलतफहमियां भी हैं। जैसे कि एक टैगलाइन है, आपने इस बात को प्रमोट किया है कि हेल्दी ईटिंग विदाउट फास्टिंग। तो उन गलतफहमियों को दूर करने के लिए ये खाना किस प्रकार से लाभदायक है, उसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, आपको मैं बताना चाहूंगी कि कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारे खाने को कह देते हैं कि तुमको ये वाली चीज नहीं खानी है, तुम अगर दही खाओगे तो तुम्हें जुकाम हो जाएगा, तुम ये चीज खाओगे तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम केला खाओगे तो मोटे हो जाओगे। ये सारे बहुत मिथ हैं, क्योंकि केला एक वन ऑफ द बेस्ट होता है। केवल जब बहुत कॉफ होता है, कोल्ड होता है, तब हम कहते हैं अवॉइड करते हैं। दूसरी चीज, दिन के टाइम आपको आराम से आप उसको फ्रूट्स खिलाइए, बहुत हेल्दी होता है, बहुत अच्छा होता है। दही हमेशा फ्रेश दीजिए, दही कभी भी फ्रिज का रखा हुआ मत दीजिए। फ्रेश देंगे तो वो उनमें प्रोबायोटिक्स बढ़ाएगा। प्रोबायोटिक्स एक ऐसी चीज होती है जो आपके डाइजेशन को प्रॉपर करता है। तो प्रोबायोटिक्स हमको किसी न किसी तरीके से देना चाहिए। दूसरे, फर्मेंटेड फूड बहुत जरूरी है, जो जिससे उसकी डाइजेशन प्रोसेस होगी। तो हमको सुबह से लेकर रात तक का उसका एक मेन्यू बनाना चाहिए कि हम ऐसे देंगे। सुबह आप उसको प्रोटीन वाली डाइट दे सकते हैं। प्रोटीन में हम क्या कर सकते हैं? बेसन है, मूंग दाल है, चने हैं, राजमा है, ये सारी चीजें दिन में खिलाई। मोटा अनाज दिन के टाइम, छोटा अनाज रात के टाइम, ये सबसे बढ़िया है। और आजकल मिलेट का जमाना है, बहुत बड़ी चीज है कि हम लोग मिलेट से इतने ज्यादा फिर से इंट्रोड्यूस हो गए हैं। तो छोटी छोटी मात्रा में मिलेट आप अपने आटे में मिला सकते हैं। रोज थोड़ा देंगे तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। आपके बारे में ये भी प्रसिद्ध है कि आप हिंदी और अंग्रेजी भाषा में कविताएं भी लिखती हैं। तो आपसे चाहेंगे, गुजारिश है कि आप कुछ चंद लाइनें अपनी लिखी हुई हमें सुनाएं। कविता और चित्रकारी, ये दोनों शौक मैंने भी इसलिए करे हैं कि जब कोरोना का टाइम था, जब हम अकेले घरों में रहते थे, तो मुझे भी मेंटल स्टिमुलेशन, मेंटल सेटिस्फेक्शन की जरूरत थी। यही बच्चों में हुआ है कि बच्चे को अगर आप मेंटल स्टिमुलेशन आप उनका ठीक रखेंगे, जैसे उनको आप प्रेरित करेंगे कि वो कुछ लिखें, जो भी अपनी मन की बात है, तो उनको साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज, चित्रकारी भी वे ऑफ एक्सप्रेशन है। वो भी आपको ना अनबर्डन करता है, जो आपके अंदर जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं वो बाहर निकालता है। और बच्चे बहुत, ये काइंड ऑफ साधना है जिसको हमको बच्चों को प्रेरित करना चाहिए कि वो करें। इसी तरह गाना, म्यूजिक इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स जिसको हम लोग अपनी लाइफस्टाइल में ले सकते हैं, जो आपको हेल्प करेगा। मैं एक छोटी सी कविता बच्चों के ऊपर ही है, बहुत 4 लाइनें हैं, मैं आपको सुनाना चाहूंगी। पानी की बूंदों सा ये बचपन, पानी की बूंदों सा ये बचपन, अचंभित अविस्मरणीय सच्चा, मत रोको बहने दो, मत रोको बहने दो, तैरना भी सीख जाएगा, तैरना भी सीख जाएगा, कांटों के संग हट क्यों करते हो, बाल हट उन तक ही रहने दो। अरे वाह, बहुत खूब। आपकी कविता और आपका काम एक दूसरे से रिलेट करते हैं। मंजरी पुरवार जी, आज हमने इम्यूनिटी इन चिल्ड्रन विषय पर आपसे बातचीत की, बहुत सारी जानकारी श्रोताओं को दी, और इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्टूडियो में आने के लिए तहे दिल से आभार। बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास, अभी आप इस विषय पर जानकारी प्राप्त कर रहे थे आहार और पोषण विशेषज्ञ मंजरी पुरवार से। आपसे बात कर रही थी डॉक्टर प्रियंका कटारिया। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। परीक्षा का समय छात्रों के लिए एक बहुत तनावपूर्ण समय होता है। परीक्षा से पहले और उसके दौरान अपने को मानसिक रूप से स्वस्थ रखना बेहद आवश्यक है। माननीय प्रधानमंत्री भी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से सीधे छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से तनाव रहित रहकर परीक्षा देने के टिप्स साझा करते रहे हैं। आइए जानते हैं एग्जामिनेशन और मेंटल फिटनेस के विषय पर और अधिक जानकारी सॉफ्ट स्किल ट्रेनर और काउंसलर रश्मि रामचंद्रन से। भेंट करता है श्रुति गोयल। रश्मि जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज हमारा विषय है परीक्षा और मानसिक स्वास्थ्य। आपने देखा होगा कि अब
परीक्षाएं पास आ रही हैं और ऐसे में सब में एक हमें तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है, चाहे वो अभिभावक हैं, शिक्षक हैं या विद्यार्थी हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? ये एक तरीके की रीत चली आ रही है। हर साल हर बैच जो कहें हम, हर स्टूडेंट का बैच जो निकलता है वो ज़रूर इस तनाव से, और जैसे आपने कहा कि बच्चे ही नहीं, अभिभावक, माता पिता भी उनके साथ इसी स्ट्रेस के साथ या तनाव के साथ निकलते हैं। तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आए हैं। इम्प्रूवमेंट्स जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पे काफ़ी कदम उठाए हैं। बच्चों को बोला जा रहा है कि ये बोर्ड एग्जाम है, पर ये एक तरीके का नेक्स्ट स्टेप है, नॉट द फाइनल स्टेप ऑफ योर लाइफ। मतलब जिसको बोलते हैं कि ये ही पहला या आखिरी आपका रेस है, नहीं, ये आपके बहुत सारी रेसों में पहला रेस है। तो आप इसमें जितना अपने तरफ से कर सकते हैं जरूर करिए, अपना बेस्ट दीजिए। मतलब हर बच्चे का बेस्ट होता है, तो वो अपने तरीके से करते हैं कि हाँ, मैं शायद कुछ बच्चे होंगे जो एक पर्टिकुलर विषय में बहुत ही ज़्यादा रुचि रखते होंगे और बहुत अच्छे तरह से करते होंगे, दूसरे विषय में शायद उनकी रुचि थोड़ी कम होगी और उधर उतना परफॉर्म नहीं कर पाते होंगे। बट बैलेंस करके उनको चलना ही पड़ेगा, क्योंकि उस तरह से ही उनकी मार्किंग्स होती हैं, उनके जो फाइनल रिजल्ट आते हैं वो है। बट उधर वहां पे अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है जब परीक्षाएं पास आने लगती हैं, क्योंकि एक स्वाभाविक सी बात है कि अभिभावक भी बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं इन चीजों को लेकर, तो अभिभावकों को क्या ध्यान रखना चाहिए इस बारे में? सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि ये आपके खुद के जो बच्चे हैं, तो उन पे आप अपना कैसे एक्सपीरियंस के थ्रू, आपके जो पुराने, आपने इतने सालों से बच्चों को वो किया होगा, तो कैसे उनको हौसला दें, बढ़ावा दें, ना कि उनको किसी और के साथ उनकी तुलना करें। टाइम रह गया है, आज से लेके एग्जाम तक का काफी कम रह गया है, तो शायद प्रेशर उस जगह पे डालें जहां से स्टूडेंट को इम्प्रूव होगा, ना कि उस जगह पे जहां से स्टूडेंट और शायद थोड़ा उनका जो मोटिवेशन कहते हैं वो डीमोटिवेट हो जाए वो उस टाइम पे। एग्जाम टाइम जब पास आने लगता है, उस टाइम भी शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच में 2-वे कम्युनिकेशन रहना कितना जरूरी है? ये बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी शिक्षक ने पूरे साल उस बच्चे को देखा है, पढ़ाया है, समझाया है। भले ही एक क्लास में लगता हो कि 30 बच्चे हैं और शिक्षक क्या सारे के सारे 30 बच्चों को जानते होंगे? बिल्कुल जानते हैं। वो हर 30 बच्चे में सब बच्चों की पॉजिटिव एंड वीक साइड को जानते हैं। तो मैं शिक्षकों से एक स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप बच्चों को अपनी तरफ एक ओपननेस रखिए कि बच्चे या फिर आपको ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू रीच कर पाएं। मतलब मान लीजिए कि वो किसी सब्जेक्ट में अटक रहे हैं, किसी टॉपिक में अटक रहे हैं, तो वहां बात कर पाएं। और ये भी ना होकर अगर वो सच में निराश फील कर रहे हैं, उस टाइम पे वो मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हैं, तो आप तक पहुंच सके वो बात, ताकि आप उनको बता सके कि हाँ बेटा आप ये कर सकते हो, या थोड़ा 10 ईयर पेपर सॉल्व कर सकते हो, 5 ईयर पेपर सॉल्व कर सकते हो, या फिर इस बुक से ये वाला टॉपिक पढ़ लो तो ये इजी है आपके लिए। तो एक शिक्षक को काफी कुछ पता रहता है और बच्चे के क्षमता के हिसाब से और वो अच्छे से बता सकते हैं। अब आप बताइए बच्चों को क्या कदम लेने चाहिए? तो एक तो है कि बच्चे अपने ऊपर विश्वास रखें, खुद अपना आत्मविश्वास भरपूर रखें कि हाँ हम प्रिपेयर अच्छे से कर रहे हैं, और पक्के मन से प्रिपेयर करें, क्योंकि ये ना हो कि बाद में फील हो कि काश हम प्रिपेयर कर लेते, है ना। तो अभी जो टाइम मिल रहा है इसको फुल यूटिलाइज किया जाना चाहिए। और उसके लिए जो है एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेंटल फिटनेस की बात हम अगर करें, तो उसके लिए सबसे क्या इम्पॉर्टेंट है, अपना एक स्केड्यूल बनाना, अपने दिनचर्या को पूरी तरह से एक बना के रखना। एक टाइम पे उठें, सेम टाइम पे रोज उठें, और सुबह उठ के थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी लें, प्रॉपर न्यूट्रिशनल खाना खाएं। ये तो पेरेंट्स भी ध्यान रखें कि बच्चे न्यूट्रिशनल खाना खाएं। जंक फूड अवॉइड करें बिल्कुल इस टाइम पे, क्योंकि जंक फूड आपके मेंटल लेवल पे भी अफेक्ट करता है। और दूसरा, अपनी कुछ हॉबीज को
हर रोज मान लीजिए 15-20 मिनट, आधा घंटा एक टाइम दें, जितना आप टाइम दे सकते हैं। म्यूजिक सुने, भले ही आप म्यूजिक सुन रहे हैं या आपको अगर डांस पसंद है तो जम के डांस करिए। वो डांस करने से भी एक तरीके से आपका ब्लड सर्कुलेशन ओवरऑल होता है। या फिर डूडलिंग या ड्राइंग या पेंटिंग, जो भी है, 10-15 मिनट, आधा घंटा टाइम लेके निकाल के करें, उससे आपका माइंड एकदम रिलैक्स हो। और इसके ऊपर मैं एक और लेवल कहूंगी कि गाइडेड मेडिटेशन, ये आप यूट्यूब में कहीं पे भी ओपन करके देख लें, सुन लें, तो गाइडेड मेडिटेशन होते हैं जहां पे वो आपको 10-15 मिनट के लिए गाइड करते हैं काम डाउन करने के लिए, तो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों का मेन पढ़ाई तो मेन है ही, जो तो उनको खुद भी पता है, उनके आसपास के लोगों को भी पता है, पर उसके ऊपर जो ओवर एंड बियॉन्ड हम कहते हैं, तो पढ़ाई के साथ साथ मेंटल फिटनेस बनाए रखने के लिए ये सब चीजें मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। अब हमारे पास परीक्षाओं के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है, जैसे आपने कहा एक लास्ट मिनट, लास्ट रेस, लास्ट आवर, तो ये लास्ट आवर में आप क्या टिप्स देना चाहेंगी? बिल्कुल। पहले तो जो टॉपिक्स बच्चों ने अगर प्रिपेयर कर लिए हैं तो वो उसको अच्छे से रिवाइज कर ले, प्रॉपर गोल्स सेट करें। अब डेट शीट सबके पास अवेलेबल है, एक प्रॉपर गोल बना लें, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म गोल एंड शॉर्ट टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल हो गया कि ये पूरा जो अभी टाइम है बिफोर एग्जाम, वो यूटिलाइज कैसे कर ले। तो मे बी एक हार्ड टॉपिक और सॉफ्ट टॉपिक को साथ में ले लें, क्योंकि मान लीजिए आप 2-3 हार्ड टॉपिक एक साथ पढ़ रहे हैं तो वो एक मेंटल प्रेशर पैदा करता है। ओवरऑल एक ये बनाए रखें कि अपने अब इस लेवल पे अपनी स्ट्रेंथ्स को ही इम्प्रूव करें। और क्या होता है कि एग्जाम के टाइम पे जब आप पेपर दे के आ जाते हैं तो उसको रख के कई बार लोग सोचते हैं कि कितने मार्क्स आएंगे या कैसा गया मेरा पेपर। देखिए, जो हो गया वो हो गया, उससे पहले आपने जितनी प्रिपरेशन की, जितना आपने अपना बेस्ट दिया, कई बार पेपर डिफिकल्ट आ जाता है, इजी आ जाता है, तो उस हिसाब से ही पेपर जाता है। अब अगले पेपर पे मैं ध्यान दूं, इन बिटवीन जो गैप्स आते हैं, कई बार क्या होता है बहुत लंबे गैप्स आ जाते हैं, तो बच्चे भी थोड़े स्लैक पड़ जाते हैं। तो वो स्लैक ना पड़ के कंटिन्यूअल प्रोसेस रखें। एक वो जो स्केड्यूल जो आज से शुरू कर रहे हैं, भले आज से कर रहे हो या आपने 10 दिन पहले भी कर लिया हो, आज भी अगर चाहें तो इस मिनट पे आप अपना स्केड्यूल रिवाइज करें और देखें कि वो स्केड्यूल जो है आपके गोल के साथ मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। तो उससे आपका एक माइंडसेट बना रहेगा। बट आगे जाके आप इसको बहुत ही प्यारी तरीके से याद करेंगे। और तो खुश रहिए, खुश रहना एक आदत है, ठीक है? तो उस तरीके से खुश रहिए और जरूर दुआएं लीजिए, चाहे आपके बड़ों की या जिन पे भी आप भरोसा रखते हैं, दुआएं लीजिए और अपनी पूरी क्षमता से, अपनी पूरे लगाव से इस चीज को जाइए और इसको करिए एंड आगे जरूर जो भी होगा बहुत अच्छा हो। रश्मि जी, आपका स्टूडियो में आने का लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एग्जामिनेशंस एंड मेंटल फिटनेस, अभी आप इस विषय पर ली गई भेंट वार्ता सुन रहे थे। हमारे विशेषज्ञ थी सॉफ्ट स्किल ट्रेनर और काउंसलर रश्मि रामचंद्रन। आपसे बात की श्रुति गोयल ने। इसी के साथ आज की स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत अब समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।